चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर मेटलर्जी। तो सबसे पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, डिफरेंस बताया है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल को पहचानते कैसे हैं? कोई बता सकता है डिफरेंस क्या क्या होता है मेटल और नॉन मेटल में? बताओ डिफरेंस जो है मेटल नॉन मेटल। क्लास 6 से पढ़ रहे होगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल में वैलेंसी रहता है 1 2 3 1 2 3 और नॉन मेटल में नॉन मेटल में 5 6 7 5 6 7 वैलेंसी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट वाला मेटल में 1 2 3 और नॉन मेटल में 5 6 7 है। तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या है? मेटल्स के पास पॉजिटिव वैलेंसी होगा, नॉन मेटल के पास नेगेटिव वैलेंसी होगा। और क्या क्या हो सकता है? मेटल और maybe solid form in room temperature एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, metal are in liquid and gas at room temperature except ग्रेफाइट। ठीक है, चलो देखो पहले दो कॉलम बनाओ। सबसे पहले देखो इसमें पढ़ना क्या है, बहुत मेटलर्जी में पहला पार्ट में तुमको सिर्फ डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है, जो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में चांसेस है। ठीक है, 60% चांसेस है कि नहीं पूछेगा, ओनली 40% चांस है कि तुमसे डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो 2 से ज्यादा नंबर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो तुमको पढ़ना कितना है? तुमको उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले दो कॉलम बना लो, एक जगह लिखो मेटल और एक जगह लिखो नॉन मेटल। ठीक है, एक जगह लिखो मेटल, एक जगह लिखो नॉन मेटल। दोनों के बीच में डिफरेंस एक जनरल नॉलेज के तौर पे भी जान लो, नहीं भी पता है तो नॉलेज के तौर पे भी इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले मेटल्स के बारे में जानोगे तो क्या बोलोगे? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलने का मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और पॉजिटिव वैलेंसी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। वेयर एज नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल आर नॉन मेटल आर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैट इज और दे गेन इलेक्ट्रॉन ठीक है, और डिफरेंस क्या क्या होता है? अगर इसका फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो होगा वो जनरली सॉलिड होगा। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये तो जनरल है, लेकिन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का जो राजा होता है वो एक्सेप्शन होता है। मतलब क्या? अधिकतर सवाल एक्सेप्शन से पूछा जाता है। मर्क्यूरी जो कि है तुम्हारा मर्क्यूरी जो है तुम्हारा मेटल है, लेकिन वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो एक्सेप्शन याद रखना, यहाँ पे एक्सेप्शन में लिख लेना। एक्सेप्शन में क्या हो गया तुम्हारा? एक्सेप्शन में आ गया तुम्हारा मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस और लिक्विड। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, नॉन मेटल्स आर जनरली इन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है ना, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका भी एक्सेप्शन याद रखोगे। एक्सेप्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन में आ जाएगा ग्रेफाइट विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रहा है?
चलो नेक्स्ट देखो, और क्या क्या होता है डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में। तो सबसे पहले और एक डिफरेंस होगा कि मेटल जो होगा वो गुड कंडक्टर होगा, वेर एज नॉन मेटल जो होगा वो बैड कंडक्टर होगा। तो क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, क्या चीज का कंडक्टर, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। ठीक है, नॉन मेटल क्या होगा, बैड कंडक्टर, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन आ जाएगा। इसमें एक्सेप्शन क्या होगा बताओ तो जरा, कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है, बताओ। नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर, सिल्वर नॉन मेटल है जी, तो उसका कंडक्टर नहीं है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है सिल्वर। नॉन कंडक्टर आर जनरली बैड, नॉन metals are generally bad conductor of heat and electricity, of heat and electricity, याद नहीं, इसका भी एक्सेप्शन ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा, नॉन मेटल है ग्रेफाइट लेकिन फिर भी वो कंडक्टर होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल से जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्शन में यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट विच इज कंडक्टर, ग्रेफाइट विच इज कंडक्टर। इसको नॉन कंडक्टर होना चाहिए लेकिन ये कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद मेटल्स आर, ये सब वर्ड तुम लोग सुने होंगे, सोनोरस, डक्टाइल, मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल मतलब क्या होता है, मैलिएबल मतलब इसको तुम मोल्ड कर सकते हो, मैलिएबल। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब क्या होता है, इट कैन बी ड्रॉन टू वायर्स। ठीक है, मैलिएबल मतलब उसको पतला शीट्स में बनाया जा सकता है, फिर पीटा जा सकता है। तो मैलिएबल को क्या लिखोगे, इट कैन बी बीटन, इट कैन बी बीटन इन शीट, इसका मतलब होता है यही, इट कैन बी बीटन इन शीट। डक्टाइल मतलब क्या होता है, इट कैन बी ड्रॉन, इट कैन बी ड्रॉन टू वायर्स, कॉपर ले लो कोई भी एग्जांपल। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन टू वायर। अच्छा, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, सोनोरस मतलब क्या होता है, शाइनिंग नहीं, मतलब मेटल का एक पिकुलियर साउंड होता है। देखो मेटल अगर टच करोगे एक मेटल दूसरे मेटल से तो उसका एक पर्टिकुलर तेज आवाज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोनोरस, वेरस नॉन मेटल में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो मेटलस मतलब क्या, एक पिकुलियर साउंड, एक पिकुलियर, अ पिकुलियर साउंड व्हेन स्ट्रक, व्हेन स्ट्रक। ठीक है, पिकुलियर साउंड व्हेन स्ट्रक। मेटल्स आर मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस। ठीक है, वेरस नॉन मेटल आर नॉन मैल्यूएबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। ठीक है, तो उसको लिख लोगे, नॉन मेटल्स आर, या फिर नॉन मेटल लैक दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरस नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉन मैल्यूएबल, नॉन मैल्यूएबल, नॉन डक्टाइल और नॉन सोनोरस। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, मेटल्स जो होता है उसका डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, मेटल्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मेटल्स हमेशा हाई डेंसिटी होगा, हाई डेंसिटी होगा तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्या लिखोगे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेयर एज नॉन मेटल के केस में क्या होगा, नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल हैव लो, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो टोटल 5 डिफरेंस लिखा दिए, इतना जनरल डिफरेंस तुम लोग को पता होना ही चाहिए, ठीक है। अगर तुम चैप्टर पढ़ रहे हो मेटलर्जी और अगर तुम डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल नहीं बता पा रहे हो तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो, नोट हो गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, थोड़ा मेटल का रिलेटेड हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बता देते हैं, अगर ये नोट कर लिए होगे तो मेटल से रिलेटेड कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रॉपर्टी बता देते हैं, ठीक है। पहले इसको जल्दी से नोट करो। चलो, अब हम लोग थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लेते हैं कि मेटल में ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है। अच्छा, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता है क्या, अगर बता सकता बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये तो बच्चे वाला डिफिनेशन हुआ, ये तो स्टार्टिंग में तुम लोग यही बताया गया होगा कि ऑक्सीजन कॉम्बाइन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, ये तो सब जानता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्या जानते हो ये बताओ। ये तो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पूरा नहीं, बेसिक पे हम नहीं जाएंगे कि ऑक्सीजन ऐड करो हाइड्रोजन रिमूव करो तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करो ऑक्सीजन रिमूव करो, ये रिडक्शन होता है। ये तो जनरल सब बच्चे जानते हैं। तुम जब हाई क्लास में हो तो थोड़ा हाई नॉलेज जानो, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा तुम्हारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा तुम्हारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलो इसको थोड़ा एग्जांपल देके समझते हैं। कॉपर को फॉर एग्जांपल याद करो, कॉपर को अगर हम हीट करेंगे ऑक्सीजन में तो क्या फॉर्मेशन करेगा, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर वैलेंसी की बात करें, देखो यहाँ पे रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस अपने में न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर कॉपर की वैलेंसी की बात करो तो यहाँ पे कॉपर क्या है, 0 है, वैलेंसी न्यूट्रल है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 0 है, न्यूट्रल है ना। अब यहाँ देखो जब ये कॉम्बाइंड स्टेट में है तो कॉपर यहाँ पे +2 वैलेंसी के साथ होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 वैलेंसी के साथ होगा। दोनों कंबाइन करके क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। अब देखने वाली बात है, कॉपर जो कि पहले 0 था उसका वैलेंसी क्या हो गया, +2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला होगा कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन आया होगा, निकला होगा तभी ना पॉजिटिव वैलेंसी आया। कॉपर में क्या हुआ होगा, असल में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, इसलिए नेगेटिव साइन डालोगे। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और फॉर्मेशन क्या किया, Cu2+ का, है ना। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसको ऑक्सीजन अपने पास ले लिया, +2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन क्या बन गया, O2- बन गया, है ना। और दोनों क्या हो गया, ऐसे करके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया दोनों, एक आयनिक बॉन्ड बना लिया दोनों मिलके। तब क्या बन गया, यहाँ पे Cu, यहाँ पे 2+ था और यहाँ पे O2- था, एक बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इसमें एक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखो एक मेटल दिख रहा है, एक नॉन मेटल दिख रहा है। जब भी मेटल और नॉन मेटल रहता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है। तो इस तरह करके तुम्हारा हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। इससे हमको ये पता चल रहा है कि मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इससे क्या पता चल रहा है, मेटल आर ऑलवेज मेटल का हमेशा मेटल आर ऑलवेज ऑक्सीडाइज, ठीक है। मेटल आर ऑलवेज ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो तुम मेटल को क्या बोलोगे, ठीक है, जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा काम करता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जब भी कॉपर आएगा
वो अपने साथ ऑक्सीजन को लेते जाएगा। किसी का भी अगर ऑक्सीजन होगा तो उसका बॉडी से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो उसको रिड्यूस कर दिया ना, अपने ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ रहे हो इस बात को। वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन दूसरे को तो रिड्यूस करेगा। कंपाउंड में मान लो कॉपर किसी के साथ था, वो क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीजन निकाल लिया, तो दूसरे का रिड्यूसिंग हो गया, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। तो इसीलिए क्या लिखोगे, एक पॉइंट और मेटल के कॉलम में डालो कि मेटल आर ऑलवेज, मेटल शो ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, या फिर मेटल आर ऑक्सीडाइज्ड, मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और नॉन मेटल आर रिड्यूस्ड, या फिर मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिख सकते हो कि मेटल्स शो ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखो जो सबसे सही है। मेटल्स शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेटल्स शो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नॉन मेटल में क्या लिखोगे, नॉन मेटल शो रिडक्शन। नॉन मेटल के एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉन मेटल है। ये क्या करेगा, मान लो ये HCl के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म ट्वाइस HCl। अच्छा यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर भी दो फेज में रिएक्शन होता है। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। इसलिए इसका जो भी रिएक्शन करवाओगे डिफ्यूज सनलाइट में, क्या करवाओगे, डिफ्यूज सनलाइट में। अब देखो क्लोरीन यहाँ पर न्यूट्रल है तो 0, हाइड्रोजन न्यूट्रल है तो 0। यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्लोरीन बना होगा -1, हाइड्रोजन बना होगा +1। अब तुम यहाँ देखो क्लोरीन 0 से हो गया -1, तो क्या हुआ होगा, क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तभी ना -1 हुआ है, समझ रहे हो इस बात को। क्लोरीन क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, जिसके कारण इसका वैलेंसी क्या हो गया, -1 हुआ। तो इससे तुमको यह पता चलता है कि नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल शो रिडक्शन, नॉन मेटल शो रिडक्शन। अगर एजेंट की बात करें, अगर एजेंट की बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। नोट करते जाओ उसको, ये सब पॉइंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ताकि तुम कभी भी एग्जाम में फंसो नहीं। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बोलने का मतलब क्या है, वो दूसरे से ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, तो दूसरा सब्सटेंस को क्या कर दिया, वो रिड्यूस कर दिया ना, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। Whereas non-metals are oxidizing agent। नॉन मेटल के बारे में क्या लिखोगे कि नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना प्रॉपर्टी पढ़ लिए मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। एक्सेप्शन अधिकतर केमिस्ट्री का किंग होता है, तो हमेशा एक्सेप्शन को याद करोगे। और एक बार इसको बस एक रीड कर लेते हैं, मतलब पूरा चैप्टर को, तब अगर कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो वो मेकअप हो जाएगा। चलो तो चलो स्टार्ट हो। Introduction. There are more than 115 different elements known to us today. These elements are widely distributed in Earth's crust in free state as well as in the combined state. Approximate relative abundance of some elements in the Earth's crust are. तो ये बता रहा है कि अर्थ क्रस्ट में इतना एलिमेंट्स है, तो ऑक्सीजन 46.6% है, एल्युमिनियम 8% है, कैल्शियम 3.6, पोटेशियम 2.8%, हाइड्रोजन 0.14%। ये अर्थ क्रस्ट की बात की जा रही है, एटमोस्फेयर की नहीं। एटमोस्फेयर का कॉम्बिनेशन अलग है, अर्थ क्रस्ट मतलब सॉइल के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में बात किया जा रहा है। These elements have been classified. These elements have been classified into metals and non-metals based on their properties of these elements. Only 22 are non-metals. तो बताया टोटल 22 नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल है, ठीक है। All the metallic elements are solid, whereas 11 non-metals are gaseous. One is a liquid, and other remaining non-metals are solid. Metals. The knowledge of metal is very old. Copper was the first metal to be. देखो ये भी सवाल अधिकतर आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा मेटल सबसे पहले ह्यूमन यूज किया था, तो वो था कॉपर। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। आयरन नहीं था, आयरन बाद में डेवलप हुआ था, ठीक है, पहले कॉपर उसके बाद आयरन था, जबकि सबसे ज्यादा पावरफुल आयरन होता है, लेकिन पहले कॉपर डेवलप किया था। अगर कॉपर उसको मिला था कॉपर ओर, क्यों कॉपर पहले मिला था, कोई हमको बता सकता है, कॉपर ही
हाँ, अर्थ क्रस्ट में सरफेस पे वो प्रेजेंट रहता है। देखो पहले क्या था, अर्थ जो था वो एक पूरा धधकता हुआ लावा जैसा था, धीरे धीरे वो ठंडा आया, तो जितना जो हेवी डेंसिटी वाला मेटल है, हाई डेंसिटी वाला मेटल है, वो कोर की तरफ चल गया, और जो लो डेंसिटी वाला मेटल है वो ऊपर रह गया। तो कॉपर लो डेंसिटी आता है ना, आयरन के कंपैरिजन उसका डेंसिटी कम होता है, तो इसलिए कॉपर पहले प्रेजेंट है और नीचे आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले कॉपर मिला था, ऐसे भी याद रख सकते हो। weapons and for other purposes. Gold, silver, copper, lead, iron, zinc, anatomy, and mercury have been known to mankind from the ancient times. Metals are widely used in our daily life for a large number of purposes. Some of the metals are used in making jewelry and coins. Some are employed in making utensils and furniture, and some in the construction of the heavy machinery, tools, transport vehicles, and many in the manufacturing of other equipment. Metal often find application as a catalyst in देखो एक पॉइंट और ये बताया है कि मेटल्स फाइंड एप्लीकेशन एज कैटलिस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज हाइड्रोजनेशन। याद करो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में वेजिटेबल ऑयल को हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका वर्ड हाइड्रोजनेशन वर्ड इस यूज किया है। क्यों? क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। याद करो, कुछ याद आ रहा है? वनस्पति घी का फॉर्मेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस एज निकल एज कैटलिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री या फिर 280 डिग्री हमको याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन यही होना चाहिए। 200 से 280 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजनेशन हो जाता है और ये वनस्पति घी सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ये है। तो इसमें मेटल्स कभी 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 इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, यही बता रहा है। manufacture of ammonia, sulfuric acid, nitric acid, dyes, drugs, etc. Metals, though in a small quantity, have also been recognized as essential for various biological purposes. अब देखो हमारे बॉडी में भी बहुत सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए मेटल का जरूरत पड़ता है। एग्जांपल बताया, आयरन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड पिगमेंट। अब मान लो किसी के बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो उसका बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं। अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसको वीकनेस होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उसके बॉडी में एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या होगा, वीकनेस होगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा कि लोहे के कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए। क्यों लोहे के कढ़ाई में खाना बनाना चाहिए? हाँ, क्योंकि लोहा, जैसे मान लो कि कढ़ाई में जब सब्जी उब्जी बनता है थोड़ा घिसता भी है, तो लोहा का एटम्स तुम्हारे सब्जी में आ जाता है, तो वो तुम्हारा बॉडी उसका अब्जॉर्ब कर सकता है डायरेक्टली, तो उससे क्या होगा, तुमको आयरन की कमी नहीं होगी। एल्युमिनियम को नहीं बुलाया जाता यूज करने के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम एक स्लो पॉइजन जैसा है, एल्युमिनियम ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन एल्युमिनियम इजिली अवेलेबल हो जाता है तो लोग खरीद लेते हैं, हल्का होता है, उठाने में आसानी होता है, मजने में आसानी होता है, धोने में आसानी होता है, इसलिए लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। और एल्युमिनियम में सब्जी काला नहीं होता, लेकिन तुम्हारा आयरन में सब्जी थोड़ा काला दिखेगा क्योंकि उसमें आयरन पार्टिकल्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छा है, लेकिन एल्युमिनियम सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉइजनस होता है। पीतल ठीक है, पीतल सेहत के लिए भी ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम सबसे पॉइजनस होता है, एल्युमिनियम का अवॉइड करना चाहिए। स्टील भी ठीक है, स्टील पॉइजनस नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम पॉइजनस है। अच्छा, स्टील का बर्तन में दूध जलेगा, लेकिन एल्युमिनियम में दूध नहीं जलता। तुम दूध चढ़ा के छोड़ दो और ज्यादा आंच करके भी छोड़ दोगे तब भी एल्युमिनियम में नहीं जलेगा, लेकिन स्टील में जल जाएगा। ठीक है, स्टील में पकड़ देता है, थोड़ा यही डिसएडवांटेज है। इसलिए एल्युमिनियम में ये एडवांटेज होने के कारण चिपकता नहीं है, जल्दी साफ हो जाता है, इसलिए लोग अधिकतर एल्युमिनियम यूज करते हैं, लेकिन सेहत के लिए बहुत खराब है। आगे, Non-metals, though small in number, play a very vital role in our daily life. वाइटल रोल है वो। Hydrogen, the lightest element known, is used in hydrogenation of the vegetable oil to make ghee, as a fuel and in the manufacture of the compound. It is also the essential part of the organic compound. Proteins, fat, carbohydrate, enzymes, vitamins. एक्सेट्रा। तो देखो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारा का सारा हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ, और दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। Are all compounds of carbon and are essential for the growth and the development of the living organism. The presence of the oxygen gas in the air is essential for respiration and for the consumption. Nitrogen is the most abundant element. हाँ, नेक्स्ट बताया, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। देखो नाइट्रोजन क्या करता है, एक इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट करता है। ऑक्सीजन का आदत होता है कि वो जो आग है उसको बढ़ावा देगा, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। मान लो अगर परसेंटेज इंटरचेंज हो जाता, नाइट्रोजन हो जाता 21% और ऑक्सीजन हो जाता 78%, तब जानते हो क्या होता,
तब हर जगह आग लगने लगता है। क्यों आग लगने लगता? क्योंकि मान लो कोई एक जगह माचिस भरता, ऑक्सीजन पूरा एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये आग को और फैलाते रहता। नाइट्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के जो आग लगने की टेंडेंसी उसको चेक करके रखता है, मतलब इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट कर देता है ताकि आग फैले नहीं। वरना कोई उधर आग लगाता है, इधर आग लग गया, उधर आग लग गया, पूरा घर में आग फैल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का काम क्या है एटमोस्फेयर में, एक इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट करना। और साथ साथ नाइट्रोजन मैक्सिमम प्रेजेंट होने के कारण जब लाइटनिंग होता है, जब बिजली कड़कता है, तब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड। और यही नाइट्रिक एसिड जब अर्थ से फॉल करता है, पॉइंट मतलब उसका अमाउंट होता है 0.0001 या 0.2, उतना परसेंट में अगर अर्थ के सॉइल पे गिरता है तो अर्थ के सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो लाइटनिंग होता है वो असल में सॉइल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये लाइटनिंग क्रॉप के लिए या फिर फील्ड के लिए या फिर फर्टिलाइजर की तरह काम करता है बाय नेचर। Its presence in the air reduces the rate of combustion due to its inertness. It is also used to preserve food. अब फ्रीजर फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुरकुरे का पैकेट खोलो उसमें तो नाइट्रोजन मिलेगा, लेस का पैकेट खोलो 5 रुपए का लेस में 3 रुपए का हवा, 2 रुपए का लेस, आता ही है ना। Life would not have been possible in the absence of the non-metals like carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen. ये भी पढ़ लो। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें बताया कि एक हाइड्रोजन ही एक्सेप्शन, हाइड्रोजन को हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्यों कोई पोजीशन डेफिनेट नहीं दे पाए, उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कभी कभी मेटल की तरह भी बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए बोझ भी हो सकता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो मेटल बन गया। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसका डुएट कंप्लीट हो गया, तो नॉन मेटल बन गया। तो इसीलिए हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल भी नॉन मेटल। ठीक है, non-metals are the element which form negative ions by the gain of the electron. For तो example, इसमें वही बता रहा है कि नॉन मेटल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नॉन मेटल लिखवाए यहाँ पे, नॉन मेटल हमेशा रिडक्शन शो करता है, ये वही प्रॉपर्टीज बता रहा है। the number of electron lost or gained by an element is equal to its valency. Metals constitute the mineral wealth of a country. The major metal in the earth crust in the decreasing order of their abundance are aluminium, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium. तो देखो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है अबंडेंस, इसको भी नोट कर लो कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल्स कौन कौन सा है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू देयर सबसे ज्यादा मेटल जो है वो है एल्युमिनियम। लिखो तो मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो सबसे ज्यादा पहले लिखोगे, उसके बाद कम लिखोगे, उसके बाद थोड़ा कम लिखोगे। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा जो मेटल है वो है एल्युमिनियम, दूसरे नंबर पे आता है आयरन, एल्युमिनियम, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले ज्यादा वाला लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा एल्युमिनियम, दूसरा में आएगा तुम्हारा आयरन, तीसरा में आएगा तुम्हारा कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम फिर पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम। तो ये मेटल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए एल्युमिनियम सस्ता भी होता है। लेकिन देखो एल्युमिनियम सस्ता, इससे पहले एल्युमिनियम गोल्ड से भी महंगा हुआ करता था, क्योंकि एल्युमिनियम को प्यूरिफाई करने में बड़ा पैसा खर्च हो जाता था, इसलिए वो गोल्ड से भी ज्यादा महंगा हुआ करता था। लेकिन तब जाके एक साइंटिस्ट आया हॉल और हरलॉथ, तब जाके वो एक ऐसा प्रोसेस बताया जिससे एल्युमिनियम बहुत आसानी से बनने लगा और एल्युमिनियम अब अबंडेंटली अवेलेबल हो जाता है। एल्युमिनियम बहुत अच्छा मेटल है फॉर कमर्शियल पर्पज। तुम देखोगे कि एल्युमिनियम जो होता है वो लो डेंसिटी का होता है पहली बात, और साथ साथ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। लो डेंसिटी होने के कारण वो भारी नहीं होता ज्यादा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण वो एल्युमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है, मजबूती जो है वो आयरन जैसा देता है, इसीलिए एल्युमिनियम इतना वाइडली एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीजन है एल्युमिनियम के वाइडली एक्सेप्ट होने का। ठीक है, काम करने जो होता है कढ़ाई वाला आयरन का होता है, काला काला होता है। हाँ सब काला काला होता है। चलो आगे, उसका नॉन मेटल जो अपने अबंडेंस में जो नाम है क्या क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन लिखो। नॉन मेटल में सबसे ज्यादा पाया क्या जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये सब अर्थ क्रस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, एटमोस्फेयर मत समझ लेना।
ठीक है, तो उसको हेडिंग में लिख लो कि इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, नॉन मेटल विच आर इन अबंडेंस आर, तो सबसे पहला ऑक्सीजन, फिर आएगा सिलिकॉन, हाँ अर्थ क्रस्ट, ये सब अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो हो गया ऑक्सीजन, दूसरा में आया सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट में आ गया तुम्हारा पोजीशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे वही पोजीशन बताया है, जैसे नेमिंग हम लोग करते हैं, पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्रुप 1 को कहते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये वाला जरूर से जरूर याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जाम्पल बताओ, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट में सारा नाम बता दो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। ठीक है, तुमसे पूछेगा अल्कली मेटल का नाम बताओ, ठीक है, तो लिख लो उसको, अल्कली मेटल लिखो, तो लिखवा देते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम सिंबल ही लिख लो, जल्दी होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, उसके बाद लिखो अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या क्या आ जाएगा, बेरिलियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तुम देख लेना 1 नंबर या 2 नंबर बोर्ड तक में पूछा है ये। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर का पूछा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, एसआर, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम और रेडियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, चलो ये हो गया, बस इसमें यही दो को याद रखो, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ये तो पीरियोडिक टेबल में पढ़े ही थे, पीरियोडिक टेबल में भी लिखा है, तो याद करो। ठीक है, वैसे वही पीरियोडिक टेबल का बस रिपीट किया जा रहा है। तो ये पहला पार्ट जो तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इसमें जो डिफरेंस दिया हुआ है एक बार पढ़ लो, डिफरेंस जो कॉलम में दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ मेटल और नॉन मेटल, इसका जनरल प्रॉपर्टी। चलो पढ़ो यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल कंपैरिजन। Physical state metal. All metals are solid at room temperature except mercury and gallium. गैलियम, ठीक है, तो वहां पे एक्सेप्शन में एक और नाम ऐड करो, मर्क्यूरी लिखवा ही थे, गैलियम भी ऐड कर लो, क्योंकि हो जाएगा, अगर 2 मेटल पूछ दिया तो याद नहीं आएगा, इसलिए अभी ही लिख लो उसको ताकि याद रहे। मर्क्यूरी एंड गैलियम दोनों मेटल है, लेकिन दोनों लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। Gallium, however, it changes to liquid when handled. मतलब तुम अगर उसको टच करते हो तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए ऐसा होता है। नॉर्मल एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कितना होगा, 22, 23, 24, 25, 28, 32, है ना, लेकिन जैसे तुम्हारा बॉडी के संपर्क में आएगा तो 37 डिग्री, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो वो पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट। 11 non-metals are gases. Only bromine is a liquid non-metal. तो ब्रोमीन लिक्विड है, नॉन मेटल, उसको भी नोट करो, वो भी एक तरह के एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कोई नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ब्रोमीन, तो कैरेक्टरिस्टिक में ही डालो उसको, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट लस्टर बताया, लस्टर मतलब होता है एक तरह का पर्टिकुलर चमक। ठीक है, तो मेटल का एक पर्टिकुलर चमक होता है, वेर नॉन मेटल का वैसे चमक नहीं होता। लस्टर, Metal possesses a high luster. They can be polished to give a highly reflective surface. In case of sodium and potassium, this luster lasts for a very short time. Non-metal have a very dull appearance except by आयोडीन और ग्रेफाइट, तो आयोडीन और ग्रेफाइट में लस्टर होता है जबकि वो नॉन मेटल है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें लस्टर है। और लेड जो है वो एक मेटल होने के बाद वो डल अपीयरेंस का है, तो ये सब एक्सेप्शन याद रखोगे, सिर्फ एक्सेप्शन याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड
में लस्टर नहीं होता, डल अपेरेंस होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद इसमें लस्टर होता है। तुम देखो ग्रेफाइट, तुम देखो ग्रेफाइट पेंसिल चमकता है ना। आगे हार्डनेस। Hardness. Most of the metal are hard and strong, except some sodium and potassium can cut with the knife. हाँ, तो हार्डनेस मेनली मेटल से आता, हार्ड होता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम ये एक ऐसा मेटल है जिसको तुम नाइफ से कट कर सकते हो, ये भी पढ़े हो, तो ये हार्डनेस के तौर पे बताया। नेक्स्ट, Non-metal. Some solid non-metal like sulfur and phosphorus are soft, whereas some are hard. Carbon in the form of a diamond is the hardest substance. अब देखो नॉन मेटल को मिलने सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ गया क्या, डायमंड, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन है, तो ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें जो कार्बन चेन होता है वो नहीं टूटेगा, बहुत हार्ड। हाँ, तुमको पता होना चाहिए कि जो बोरिंग के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। बोरिंग का जो नीचे ब्लैक डायमंड नहीं रहता है, डायमंड रहता है, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल बनाता भी होगा, आर्टिफिशियल डायमंड भी रहता होगा, ठीक है, लेकिन वो हार्डेस्ट होता है ताकि बोरिंग में वो टूटे नहीं। वरना जैसे मान लो कि जैसे तुम लोहा का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो घिस सकता है, टूट सकता है, लेकिन डायमंड का इस्तेमाल करता है ताकि वो टूटे ना, तो पूरा नीचे तक छेद कर पाता है, तो बोरिंग में भी वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। Usually metal possesses high melting point and boiling point and vaporizes only at high temperature, except गैलियम, मर्क्यूरी, सोडियम एंड पोटेशियम। हाँ, तो इसमें भी एक्सेप्शन है, गैलियम, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, जिसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। The melting and the boiling point of the non-metal are low. They vaporize at low temperature. हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है, कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए वेपराइज होने के लिए। कार्बन को भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, बोरॉन को भी, और साथ साथ सिलिकॉन को भी। तुमको पता है सिलिकॉन का क्या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्लास बनाने के लिए, ग्लास, ग्लास, हाँ, चिप्स सब में भी यूज होता है सिलिकॉन का, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी। Metals have a high density, except sodium, potassium have a less density than water. यही रीजन है कि सोडियम पोटेशियम वाटर में तैरता है। सोडियम पोटेशियम को अगर तुम पानी में फेंकोगे तो आग लग जाएगा, क्योंकि वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है। और पहले जो पुराने जमाने में जो बाबा लोग होते थे वो जादू ऐसे ही दिखाते थे कि देखो हम पानी में आग लगा देंगे। क्या करेगा, सोडियम मेटल या फिर पोटेशियम मेटल को पानी में फेंक देता था, तो पानी में आग लग जाता था। लोग सोचते थे बाबा जी बहुत चमत्कारी है ना, कि पानी में आग लगा दिया। Non-metal have a very low density. Densities of iodine is higher than that of many metals. Diamond has a high density. Ductility. थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ो, तुम्हारा बात सुन के हमको नींद आ रहा है। Ductility. Metals are usually ductile. In other words, they can be drawn into the thin wire without breaking. ये तो बता चुके, डक्टिलिटी मतलब कोई भी मेटल को अगर ड्रॉ कर सकते हो वायर में, मेनली एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, उसको ड्रॉ कर सकते हो वायर विदाउट ब्रेकिंग, जबकि नॉन मेटल में ये नहीं पाया जाता है। तो नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर, इसमें भी एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर जो कि डक्टाइल हो जाता है। Silver wires of 0.0008 mm diameter has been drawn. Tungsten can be drawn in such a fine wire that are almost invisible, except for zinc, mercury, and gallium. Non-metals are non-ductile except carbon fiber. Malleability. Metals are usually malleable. That is why it can be beaten into the solution without cracking. Except zinc and mercury, silver and gold are highly malleable. Gold has been beaten into a foil less than 0.001 mm of इन थिकनेस। ये जानते हो ना गोल्ड फॉइल, मिठाई में कभी कभी जो बहुत रईस लोग होते हैं वो गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड फॉइल में क्या, जैसे होता है ना चांदी का जो अर्क बोलते हो तुम लोग, नॉर्मल जो मिठाई खाते हो उसके ऊपर जो चांदी सिल्वर का अर्क होता है, वो तो सिल्वर पेपर जैसा रहता है ना, उसी तरह सोना का भी होता है, जिसको बीट करके 0.001 mm में करके सोना का अर्क दिया जाता है। हाँ, सिंपल, सिल्वर का दाम ज्यादा है तो सोना का दाम तो और भी ज्यादा होगा। सिल्वर जानते हो, सिल्वर अभी करंट में तुम्हारा हो रहा होगा 50,000 रुपए में 1 kg, और वही सोना जानते हो 10 ग्राम 50,000 में। कितना अंतर है, 100 गुना, 100 गुना। तो सोच लो, तुम जो सिल्वर का रग लेते हो, एक शीट लेते हो, उसका दाम पड़ता है 20 रुपया या 30 रुपया, 100 गुना कर लो 3000। तुम मिठाई में, तुम बताओ एक मिठाई में, हाँ, वही तो बोल रहा है कि तुम एक मिठाई खाने में 3000 का परत कभी इस्तेमाल करोगे, मिठाई का दाम भी उतना नहीं होगा जितना तुम परत इस्तेमाल करोगे।
लेकिन रईस लोग करते हैं। अच्छा, क्यों इस्तेमाल करते हैं? सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, सोना जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। सिल्वर के पास प्रॉपर्टी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है कि बॉडी के अंदर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह उसको मारने का कैपेसिटी उसके पास है। सोना जो होता है वो भी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए बना जाता है। लेकिन आजकल हम तो सोना को भी, सिल्वर को भी रिप्लेस करके एल्यूमिनियम यूज करने लगा है आजकल। ठीक है, तो मिलावट होता है ना, मिलावट, बस समझो वही मिलावट है इसमें। Non-metals are not malleable in solid form, that is, they break into the pieces when brittle. Metal are hard but not brittle. हाँ, मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, ब्रिटल नहीं होता। इसका कहने का मतलब क्या है, मेटल जल्दी टूटेगा नहीं, नॉन मेटल जल्दी टूट जाएगा। मेटल से नॉन मेटल से ब्रिटल। कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी ये बता ही चुके थे, छोड़ो उसको, आगे पढ़ो। एलॉय एंड एलंगम, They are form of alloy and amalgam. एमलगम। ठीक है, एलॉय बनता है, एमलगम बनता है। अच्छा, डिफरेंस बताओ तो एलॉय और एमलगम में। एलॉय मतलब होता है कि अगर 2-3 मेटल को मिला के कुछ बना रहे हैं तो बन गया एलॉय। मतलब मेटल के मिक्सचर को कहते हैं एलॉय। मेटल को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट पे लिया जाता है, सब मेटल को मिला दिया जाता है, एलॉय बन गया। इससे फायदा क्या होता है, कुछ कुछ मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कुछ कुछ मेटल के पास हाई डेंसिटी होता है, तो वो उसका प्रॉपर्टी मिल जाता है। जैसे ब्रॉन्ज बनता है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, मान लो उसमें कुछ कुछ मेटल मिला आता है, जैसे टिन मिलाया, कॉपर मिलाया, ठीक है, तो इस तरह करके मेटल बनता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि एक मेटल का प्रॉपर्टी दूसरे मेटल का प्रॉपर्टी मिंगल हो जाता है, तुमको जो डिजायर्ड मेटल चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, इसलिए अलाइव रह जाता है। एमलगम क्यों होता है, अगर कोई भी चीज रिलेटेड टू मर्क्यूरी है तो नाम पड़ेगा एमलगम। कोई भी चीज रिलेटेड टू मर्क्यूरी है तो नाम पड़ेगा एमलगम। मतलब उसमें भी क्या हो गया, तुम मर्क्यूरी मिला रहे हो तो हो गया एमलगम। Non-metals, they are not the form of the alloy or amalgam. Except some carbon and phosphorus can be used in alloy. Solubility, usually metals do not dissolve in liquid solvent. Non-metal dissolve in many liquid solvent. Example, silver dissolve in the carbon disulfide and iodine in the क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो जल्दी जल्दी। valence electron. Atoms of the metal usually have 1 to 3 electrons. ये तो बता ही चुके थे, पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है 1 to 3 वैलेंसी, और नॉन मेटल क्या शो करेगा, नेगेटिव वैलेंसी, दैट इज -1 -2 -2। Atoms of non-metal usually have 5, 6, 7 electrons in the atom of there. उनका सब्जी बेच रहे हैं। Outermost cell, the more in the number, the more active and non-metal. Exception hydrogen. Forms of iron, metal. आयंस लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस लिखा हुआ है। मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बता चुके थे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयंस का फॉर्मेशन करता है। आप दोनों को क्या कहते हैं, मेटल्स से जो बना उसको क्या कहेंगे, कैटायन के एनायन। मेटल्स कैटायन बनाता है और नॉन मेटल एनायन बनाता है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, याद रखना। आगे डिस्चार्ज ऑफ आयंस। These are discharged at the cathode during the electrolysis of the. अब जो मेटल है, जो मान लो पॉजिटिव वैलेंसी है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर तुम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हो तो कहाँ पे भेजोगे, जहां से इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ से मिलेगा, कैथोड से। तो इसलिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन रह के क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और नॉन मेटल कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास। ठीक है, नॉन मेटल कहाँ पे जाएगा, Non-metal are liberated at the anode during electrolysis. Exception, hydrogen and H+ ions are liberated at cathode. Atomicity. Molecules of metal in vapor state are usually monoatomic. Molecules of non-metal in the vapor state are usually polyatomic. नेक्स्ट आ गया नेचर ऑफ ऑक्साइड। Oxides of metals are usually basic soluble. मेटल्स हमेशा बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते, याद करो। मेटल्स आर बेसिस, याद करो। मेटल का ऑक्साइड क्या बनाता था, बेस। और नॉन मेटल क्या बनाता था, एसिड। ऐसे भी याद रखोगे, मेटल का फॉर्मेशन होगा बेस के साथ, मेटल बेस बनाएगा, नॉन मेटल एसिड बनाएगा। ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड। Soluble basic oxide dissolved in water forming an alkaline solution. Metallic oxides are electrovalent. Oxides of non-metal are usually acidic. Soluble acidic oxide dissolved in water forming acidic solution. Non-metallic oxides are covalent. ये तो समझ में आ रहा होगा। देखो, मेटल जो बनता है इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल। ऑक्सीजन तो खुद एक नॉन मेटल है, तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में क्या बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या है, तो सब्सटेंस नॉन मेटल हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके साथ ऑक्सीजन है, वो भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। कोवलेंट,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक में होता है, आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मेटल ऑक्साइड आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। ये कॉमन सेंस है, ये चैप्टर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो उस समय एक्सप्लेन भी किए थे डिटेल में। Reaction with acid. Metal above hydrogen in the activity series. Activity series usually replace hydrogen from dilute non-oxidizing acid. The non-metal do not react with the dilute hydrochloric acid or sulfuric acid. Nature of Chloride. Metallic chlorides chlorides are electrovalent compounds. They are electrolytes. When electricity is passed through the fluid and aqueous solution of the metallic chloride, metal are discharged at cathode and chlorine at anode. Non-metal chlorides are covalent compound and non-electrolyte. Example CCl4 and HCl. Oxidizing and reducing property. ये बता ही चुके थे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। छोड़ दो उसको, नेचर ऑफ हाइड्राइड चलो। मेटल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, but if they form, they are not a very, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाइड्राइड नहीं बनाता, लेकिन अगर बनाता है तो स्टेबल नहीं होता। एग्जांपल दिया, एग्जांपल याद करें, जैसे सोडियम हाइड्राइड स्टेबल नहीं है, कैल्शियम हाइड्राइड ये भी उतना स्टेबल नहीं है। नॉन मेटल स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, एग्जांपल में दिया CH4, मीथेन, वाटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 7A चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चन आंसर बना लेना। इससे अधिकतर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन तुमको बोर्ड में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर भी जितना पता है काफी है, शॉर्ट में बता चुके हैं, उतना ही याद करो, काफी है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, कंफर्म करके बता देना हमको। ठीक है, आज हम क्लास यहीं तक रह देते हैं। ये तुम्हारा आज मेटल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया।